हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग जानेंगे 14 फरवरी और 15 फरवरी से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न और साथ कुछ हो चुका है प्रश्न करेंट अफेयर्स का, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है आपके बीच कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्षता यानी अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो अभी हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष जो बनाई गई हैं उनका नाम है आपको गीता मित्तल। क्या नाम है? तो गीता मित्तल नाम है, आप याद रखेंगे गीता मित्तल, यानी TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बनाई गई हैं उनका नाम है आपको गीता मित्तल। और इसकी स्थापना किया गया था 1926 ईस्वी में। कभी एग्जाम में आ जाए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1926 ईस्वी में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर है आपको नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली है। और इसके सचिव जो हैं यानी सेक्रेटरी जो हैं उनका नाम है अरुण कुमार बनर्जी। क्या नाम है? अरुण कुमार बनर्जी जो हैं वो आपको वर्तमान जो हैं इसके सचिव हैं। और साथ में एक पॉइंट और याद रखेंगे, और गीता मित्तल क्या बन गई है? अध्यक्ष बन गई है। अब है कि एस किशोर कौन है? तो एस अभी हाल ही में एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कर्मचारी चयन आयोग है उसके हाल ही में क्या बनाए गए हैं? तो आपको चेयरमैन बनाए गए हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं। उसके अलावा एन चंद्रशेखर अभी हाल ही में चर्चा में थे, आपको टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है उसका इनका दूसरा कार्यकाल फिर बढ़ाकर 5 वर्षों तक कर दिया गया है। तो वर्तमान टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का जो चेयरमैन है उनका नाम है एन चंद्रशेखरन, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए किया गया है। और याद रखेंगे डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर, ये भी चर्चा में थे क्योंकि आपको आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री का? तो आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर। तो इस प्रश्नों को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने कोलस को लुप्त प्रजाति के रूप में घोषित किया है? तो कोलस जो एक जीव है जो वहाँ पे विलुप्त होते दिखाई दे रहा है, जो इमेज में देख रहे हैं यही जीव बहुत ही प्यारा जीव है। और खासकर बढ़ते हुई शहरीकरण, वनों की कटाई और सूखा का क्षेत्र होने के कारण यह जो जीव है वो लगातार क्या हो रहा है? समाप्त के कगार पे इनकी संख्या दिनों पीढ़ी लगातार घटती जा रही है। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में इसे लुप्त प्रजाति के रूप में घोषित कर दिया गया है, यानी अब ये दिखाई नहीं देता है। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के सरकार के द्वारा ही कोलस डायरेक्ट पूछता है कोलस लुप्त प्रजाति घोषित किया गया किस देश का? तो ऑस्ट्रेलिया का। और लगातार इनकी संख्या क्या हो रही है? कम होते जा रही है। अगला प्रश्न देखेंगे इसरो ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी EOS-4 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? यानी वर्ष की शुरुआत में ही यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी हाल ही में एक कारनामा किया गया। इस साल का पहला उपग्रह था जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम था EOS, यानी ये 4 लिखा का मतलब हुआ ये 3 कंप्लीट हो चुका है, ये चौथा था जिसका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है इसका अर्थ। और ये जिसे छोड़ा गया था जिस रॉकेट का नाम है PSLV। तो क्या नाम है? PSLV C-52। तो PSLV एग्जामों में आपको डायरेक्ट पूछ देता है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखेंगे PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे आपको इसे छोड़ा जाता है, छोड़े जाने वाला जो ये रॉकेट है इसी का नाम है, यानी कह सकते हैं यान है, इसी में पूरे सिस्टम लगाया जाता है। अभी EOS जो छोड़ा गया ये 4 नंबर का है यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और इसे छोड़ा गया है और यह जाकर क्या करेगा? तो ये हर मौसम में काम करने वाले यानी रडार इमेजिंग सिस्टम है। और इसके माध्यम से इसमें बहुत ही उच्च क्वालिटी का कैमरा लगाया गया है और इमेज को आसानी से हर मौसम में काम करने वाला सैटेलाइट है। और इसका भी अवधि है 10 वर्ष, यानी 10 वर्षों तक काम करेगा और वह इमेज फिर भेजेगा। उस इमेज से हम लोग आपको बाढ़ की जैसी समस्या है, खेती करने की समस्या है, वनों की जो घटती संख्या उस पर देखने के लिए इस सैटेलाइट का प्रयोग किया जाएगा। और किसके द्वारा छोड़ा गया है? तो इसरो के द्वारा। तो इसरो कौन है? तो भारत की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना हुआ था, ये भी डेट कभी पूछ दे तो याद रखेंगे इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है उस हेड
क्वार्टर का भी एग्जाम में पूछ दे तो बंगलुरु, बंगलुरु इसका क्या है, हेड क्वार्टर है इसरो को। उसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि सैटेलाइट को कहां से लॉन्च किया जाता है, उस स्थान का अगर पूछ दे तो यह सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। कहां से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा डायरेक्टर पूछता है एग्जाम में, श्रीहरिकोटा किस राज्य में है, तो याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश में। और यहीं पर किस केंद्र से छोड़ा गया, जिसका नाम था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पे है, तो श्रीहरिकोटा में। कहां पे, श्रीहरिकोटा में। यहीं से इसे EOS जो है जिसे छोड़ा गया, किस व्हीकल से, मतलब किस यान से छोड़ा गया, रॉकेट का नाम क्या है, तो PSLV C-52। इसे याद रखेंगे। और एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, इसरो के वर्तमान जो चेयरमैन कौन बने हैं, तो अभी हाल ही में एक चेयरमैन बने हैं। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि इसरो के वर्तमान अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन बने हैं, तो S सोमनाथ। क्या नाम याद रखेंगे, S सोमनाथ जो है वो अभी वर्तमान इसरो के चेयरमैन है। अभी हाल ही में चर्चा में थे, हाल ही फिलहाल में बने थे, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। मिर्गी एनीफिलिस एक ऐसी बीमारी है, मिर्गी आना, और तो इसको लोगों को जागरूक करना, खासकर कि जब मिर्गी की बीमारी आए तो आपको कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसी के लिए ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है फरवरी सप्ताह के, यानी फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। फरवरी महीना के दूसरे सोमवार को ये मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। तो इस बार जो मनाया गया है तो सोमवार का दिन था, यानी 14 फरवरी को ये अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया था। तो याद रखेंगे 14 फरवरी को क्या मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। और यह मिर्गी दिवस मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए, तो इसे आप याद रख सकते हैं। और कब मनाया जाता है, लिखा हुआ है सेकेंड मंडे इन फरवरी, यानी फरवरी महीना के सेकेंड जो सोमवार आता है, दूसरे सोमवार, उस दिन ये मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। यानी 2022 में मई और जून के महीने में आयोजन होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, मई और जून के समय। और भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो सूचना व प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो याद रखेंगे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, ये 13वां संस्करण है। क्या है, 13वां संस्करण है, जिसका आयोजन 2022 में होने वाला है। कहां पे, मुंबई में। मुंबई जो भारत की क्या है, वित्तीय राजधानी है, यानी बॉलीवुड है। तो ये से याद रखेंगे, मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। कौन नंबर का संस्करण है, तो 13वां संस्करण है। कि 17वां संस्करण है, इसे भी याद रखेंगे। और ये किसके द्वारा आयोजन किया जाता है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। कहां पे, मुंबई। पणजी कहां है, तो पणजी से याद रखेंगे गोवा की राजधानी पणजी है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन अगले साल आयोजन किया गया था। और सूरत से एक प्रश्न याद रख सकते हैं, सूरत में अभी हाल ही में सूरत भी चर्चा में था। सूरत जो है गुजरात का शहर है, जो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं पे याद रखेंगे देश का पहला बुलेट ट्रेन जो है आपको शुरू किया जाने वाला है। तो बुलेट ट्रेन के लिए देश का पहला रेलवे स्टेशन कहां बनाया गया है, यानी बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन कहां बनाया गया है, देश का पहला। तो याद रखेंगे, आपको याद रख सकते हैं सूरत में। कहां पे, सूरत में बनाया गया है। और याद रखेंगे इंदौर जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर है। और यहीं के लता जी थी, जिनकी हाल ही में आपको 6 फरवरी का निधन हो गया। तो इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, यहीं पर आपको लता मंगेशकर जी का प्रतिमा बनाने की घोषणा किए हैं। और यहीं पर एक संगीत अकादमी खोलने की बात कही है। कहाँ के सीएम, तो शिवराज सिंह चौहान, जो कहाँ के सीएम है, आपको मध्य प्रदेश। तो यही इंदौर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंदौर बार बार एग्जामों में आता है, देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। और इंदौर में ही बनाया जाएगा ये उनकी प्रतिमा लता मंगेशकर जी का। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और साथ में इंदौर के सेंट्रल जेल है, वहीं पर पहली बार किसी सेंट्रल जेल का अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया जा रहा है। तो FM रेडियो स्टेशन देश का पहला, यानी किसी सेंट्रल जेल का, वो है कहाँ, तो इंदौर में। कहाँ पे, इंदौर में। तो उसे भी याद रख सकते हैं। एक प्रश्न और है, अगला देखेंगे, किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत किया है। तो होप एक्सप्रेस एक ऐसी मशीन की शुरुआत किया गया देश में पहली बार कैंसर की रोकथाम करने के लिए। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया। राजेश टोपे जो है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, यानी महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे,
राजेश टोपे, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा किया गया है कैंसर रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस, और इसे याद रखेंगे। और साथ में एक पॉइंट और भी याद रख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र है, ये जो मैप में देख रहे हैं ये है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से में इसकी शुरुआत किया जा रहा है। महाराष्ट्र के जो सीएम है आपको उद्धव ठाकरे, और गवर्नर जो है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी। ये भी आप याद रख सकते हैं। अब कोई समस्या है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई परेशानी हो, कोई सवाल ऐसा है कि ना समझ में आए, तो इसके लिए आपका कमेंट सेक्शन खुला रहता है। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि हमने आपका करेंट अफेयर सेशन अब अल्टरनेट आ रहा है एक दिन के डिफरेंट पे, तो आज हमने अगर आपको 14 और 15 के करेंट अफेयर्स पर चर्चा किया, तो अगले दिन फिर आएंगे तो इस पर चर्चा करें। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत आती हो किसी सवाल को लेकर, तो कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और यहां से मुंबई को याद रखेंगे। मुंबई में क्या है? तो गेटवे ऑफ इंडिया है, जो प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। आरबीआई का है हेडक्वार्टर यहीं पर है। और मुंबई बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई, जो महाराष्ट्र की क्या है? राजधानी है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगला प्रश्न है कि कौन सी राज्य सरकार ने कौशल और उद्यमिता विकास के लिए यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किया है। यानी कौशल और उद्यमिता विकास के लिए एक स्पेशल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किया गया है, वह सरकार है कर्नाटक। यानी कर्नाटक सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ये है कर्नाटक, जो पश्चिमी तट का राज्य है, जो अरब सागर की तरफ है, यानी पश्चिमी तटीय राज्य है, यानी अरब सागर से सटा हुआ राज्य है कर्नाटक। यहां पर यह बनाया जाएगा। इसी तरह का याद रखेंगे केरल, इसके नीचे जो है केरल, और केरल में बनाया जाएगा देश का पहला आपको डिजिटल विश्वविद्यालय। तो देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहां पे? तो आप याद रख सकते हैं देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय तो आपको केरल में। देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहां पर? तो केरल में। और पहला बार जेंडर पार्क जो चर्चा में था, तो उसी तरह याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, यानी ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां पे? तो ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और यहीं पर उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आप याद रख सकते हैं क्या? तो यहां पर भी खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय। कहां पे? तो मेरठ में। और देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय पूछ दे, देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां बनाया गया है? तो मणिपुर में। तो याद रखेंगे देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में? तो मणिपुर में। कहां पे? मणिपुर में आप याद रख सकते हैं। तो इसी तरह के विश्वविद्यालय की कहानी है। उसी तरह याद रख सकते हैं बिहार में भी एक ऐसा विश्वविद्यालय है। तो बिहार से क्या याद रखेंगे? बिहार में देश का पहला, यही नहीं विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, तो योग विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। योग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है। याद रखेंगे मुंगेर में बनाया गया ये विश्व का पहला। इसके अलावा याद रख सकते हैं बिहार में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जो शिक्षा का केंद्र था, वो भी कहाँ है? बिहार में। तो इसे भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा गुजरात से याद रख सकते हैं, गुजरात में कौन विश्वविद्यालय? तो रेल विश्वविद्यालय। तो रेल विश्वविद्यालय कहां पर? बड़ोदरा, गुजरात में। तो रेल विश्वविद्यालय कहां है? तो बड़ोदरा, गुजरात में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो देश में पहली बार ऐसे विश्वविद्यालय की चर्चा हुई, जिससे आप अपने कॉपी में नोट करके याद कर सकते हैं, एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है जो कल के वीडियो में हमने चर्चा भी किया था। तो देश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जिनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 ईस्वी में। कहां पे? हैदराबाद में हुआ था। और इन्हीं की जन्मदिन मनाई गई थी 13 फरवरी को। और 13 फरवरी वह दिन है जो देश में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। तो प्रश्न पूछता है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर? तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी, वो कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। कब बनी थी? 1925 ईस्वी में। कहां बनी थी? तो कानपुर में बनी थी। यानी कानपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जबकि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जो 1917 कलकत्ता में बनी थी। लेकिन भारतीय आ जाए, क्योंकि एनी बेसेंट कहां की थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। इंडियन कौन है? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू से कई उपनाम है इनका। भारत की बुलबुल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट है जिससे आप याद रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया कितने तारीख को? तो 13 फरवरी को मनाया गया था, क्योंकि 13 फरवरी को इनका जन्मदिन था। और 14 फरवरी हमारे वीर सैनिक जो हमारे पुलवामा में शहीद हुए थे, तो उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आज और उनको नमन करते हैं, क्योंकि 14 फरवरी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और ये जो हमारे पड़ोसी जो पाकिस्तान है, जो हमेशा ये ऐसी घटनाएं करते रहता है और हमारे वीर जवानों के साथ ऐसा हुआ, और ये बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, तो ये 14 फरवरी ऐसे तो 14 फरवरी कभी बताया आपको अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस भी मनाया जाता है। और हम लोग के 14 फरवरी बहुत लोगों का अलग अलग होता, लेकिन हमारे लिए शहीदों ही सब कुछ, हमारे सैनिक हमारे सब कुछ है, जो हमारे लिए हमेशा बॉर्डर पर आपकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो सबको दिल से, तहे दिल से ईश्वर से कामना है कि उनके परिवार और उनके जो भी सदस्य मेंबर है, हमेशा ये 14 फरवरी जब आता है तो दिल में बहुत ही दुख होता है, याद आ जाता है। तो ये हमारे शहीद, जो भी हमारे शहीद सैनिक हैं, उन सबको नमन। और आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा गया? तो नेचुरल कृषि जो है पर्यावरण से हटके, किसके? पर्यावरण से हटके, यानी पर्यावरण के अनुकूल खेती करना, वो नेचुरल खेती कहलाती है। तो वो उसी के लिए जीवा कार्यक्रम शुरुआत किया गया है नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया। नाबार्ड मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है, जो खासकर कृषि और ग्रामीण के विकास के लिए आपको ऋण उपलब्ध कराता है। और इसकी स्थापना हुई थी कब? तो याद रखेंगे 12 जुलाई, कितने तारीख को? 12 जुलाई 1982 ईस्वी की इसकी स्थापना हुआ था। 12 जुलाई 1942 ईस्वी में 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। आपको राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड आप कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई। तो इसी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो इस प्रश्नों को आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा रिवीजन वाले प्रश्नों को भी रखा करते हैं जिससे आपको याद हो जाए। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो अभी चर्चा किए थे, कौन बने थे? तो याद रखेंगे एन चंद्रशेखर बने हैं, 5 सालों के लिए बना देंगे। मुनीश्वर नाथ भंडारी किसका? तो मद्रास हाई कोर्ट के अभी वर्तमान हाल ही में न्यायाधीश बने हैं। एस किशोर कौन है? एसएससी का बने हैं। मनोज आहूजा क्या बने हैं? कृषि सचिव बने हैं। क्या बने हैं? कृषि सचिव बने हैं। कृषि किसान और कल्याण मंत्रालय उसके सचिव बने, जैसे कि इमेज में हमारे दिख रहे हैं। अगला प्रश्न है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेटिक इंडेक्स जो है 2021 में भारत का स्थान कितने नंबर आया था? तो याद रख सकते हैं कितने नंबर आया था? तो 46 नंबर इंडेक्स आया था। ये लंदन की संस्था, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें आपको देश आया था 46वें नंबर पर, पहले नंबर पर नॉर्वे था। पहले नंबर पर कौन था? तो नॉर्वे था। इसे भी याद रख सकते हैं। ये जारी कैसे किया जाता है? तो चुनाव प्रक्रिया, बहुलुकता, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति, नागरिक की आजादी को देखते हुए ये डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके आधार पर अगला प्रश्न है कि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म सोलर तूफान से फरवरी 2022 में 40 सैटेलाइट का हो गए थे, नष्ट हो गए थे। 21 स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह था जो 40 सैटेलाइट यानी फाल्कन 19 एक यान था, जिसे स्पेस एक्स जो कंपनी है, स्पेस एजेंसी है कहाँ की? यूएसए के, इसी के द्वारा भेजा गया था। और ये क्या हुआ था कि सूर्य के पास जो तूफान उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम था सोलर तूफान कहा जाता है, जो सूर्य के पास ही उत्पन्न करता है। और यह आके जितने भी सैटेलाइट थे उसको धक्का मारा, और धक्का मारने के बाद सारे सैटेलाइट कहां पहुंचे? पृथ्वी। और पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। घर्षण होने के कारण इसमें आग लग के क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो किस कंपनी का है? तो स्पेस एक्स जो कहां की है? तो अमेरिका की थी, एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। एलन मस्क जिसके हेड हैं, और एलन मस्क का नाम अभी हाल ही में सोचे होंगे कि आपको फोर्स जो मैगजीन है उसके अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं आपको एलन मस्क, फोर्स मैगजीन के आधार पे। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने रवि चोपड़ा को किस प्रोजेक्ट के लिए ऊंचा अधिकारी समिति का अध्यक्ष बनाया था, जिसने उन्होंने इस्तीफा दे दिया? तो रवि जो चोपड़ा है वो 4 धाम जो प्रोजेक्ट है, जो सड़कों बनाने के 4 धाम प्रोजेक्ट थी, जिसे आप इमेज में देख रहे हैं, इसी के लिए वो क्या बने थे? कमेटी के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये कहाँ के लिए? तो याद रखेंगे यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 धाम था। इसी के लिए ये सड़क जो बन रही है नेशनल हाईवे, इसी कमेटी के वो चेयरमैन थे। और इन्होंने क्या कर दिया? 4 धाम प्रोजेक्ट से आपको इस्तीफा दे दिया। और वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? तो एनवी रमना साहब है। कौन है? एनवी रमना। तो इसे भी याद रख सकते हैं। अगला है कि क्वाड मंत्री स्तरीयों की बैठक किस शहर में
फरवरी 2022 में आयोजित किया गया था। तो क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल यानी 4 देशों का एक समूह है और ये मंत्रियों का मीटिंग हुई थी कहां पे? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। कहां हुई थी? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और क्वाड जो है खासकर दक्षिण चीन सागर में बढ़ती हुई चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए ये 4 देशों ने मिलकर बनाया है क्वाड। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है और आपका अपना देश भारत है, उसके अलावा आपको यूएसए यानी अमेरिका और जापान। आप देख रहे हैं कैसा दिखाई देता है? तो क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल सेक्रेटरी डायलॉग जो हुआ था मंत्रियों का, वो कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में हुआ था। और ये 4 देशों का समूह है। क्वाड में डायरेक्टर पूछता है कौन कौन देश? तो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसे अभी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह आपके करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर हमने चर्चा किया और साथ में कुछ ऐसे प्रश्न जैसे लगा कि इंपॉर्टेंट है, पुनः आपसे रिवीजन कराया जाए, तो इस प्रश्नों पर भी हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो सच में अच्छा लगता है तो लाइक भी करेंगे, दूसरे के पास भी पहुंचाएंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जैसे कि आपको नई सूचना मिलते रहें। और कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशल वीडियो आपको संडे को मिलने वाला है, जो आपका 9 पार्ट हो चुका था, तो 10वां पार्ट आपको संडे को जरूर देंगे, जिसमें साइंस और जीके के प्रश्नों का चर्चा भी करेंगे। और लाइव सेशन चलेगा आपको 7:30 बजे शाम में और उसका PDF भी उसी दिन आपको मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।